दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के कांडा के पास भूकंप का केंद्र यानी एपी सेंटर रिकॉर्ड किया गया है। नेपाल में भूकंप से भारी तबाही और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं अगर बात भारत की जाए तो दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन नेपाल के अंदर 1 घंटे के अंदर 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और यकीनन इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। जब पहली बार नेपाल में भूकंप का झटका महसूस किया गया, उसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.6 नापी गई, लेकिन दूसरी बार जो भूकंप का झटका महसूस किया गया, उसकी वजह से दरअसल नेपाल में तबाही आई है, क्योंकि इस बार रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.2 मापी गई। तीसरी बार 3.6 तीव्रता मापी गई। 2:25 पर पहले, 2:51 पर दूसरा और 3:06 पर तीसरा झटका महसूस किया गया। यानी लगभग अगर इसको एक साथ जोड़ दिया जाए तो 40 मिनट तक नेपाल के अंदर भूकंप के झटके की वजह से लोग सहमे रहे, डरे रहे। अमूमन पहला झटका जब आया होगा तो लोग डरे होंगे, बाहर निकले होंगे, लेकिन पहले झटके से दूसरे झटके के बीच में 26 मिनट का वक्त था। यानी लोग जैसे ही वापस अपने घरों की तरफ गए होंगे, दूसरा झटका है और दूसरा झटका 6.2 रिएक्टर स्केल का है और इस वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। अमूमन पहले झटके के बाद जब दूसरा झटका आता है तो पहले रिएक्टर स्केल पर जितना भूकंप का झटका होता है उससे कम उसकी तीव्रता रहती है, लेकिन यहां उल्टा होता हुआ नजर आया। दूसरी बार ज्यादा तीव्रता का झटका आया और इस वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। और बात करते हैं शरद पवार का एकनाथ शिंदे पर किया गया हमला। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 लोगों की मौत का मामला। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिंदे सरकार की जमकर आलोचना की और आलोचना करते हुए शरद पवार ने कहा कि घटना सरकार की विफलताओं का पर्दाफाश करती है। यह सरकार की जिम्मेदारी है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और इस तरीके से इस घटना के साथ महाराष्ट्र की सियासत गरमाती हुई, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार ने एकनाथ शिंदे पर हमला किया है, अस्पताल में मरीजों की जो मौत हुई, 24 लोगों की नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मौत हुई है और उसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिंदे सरकार की जमकर आलोचना की है। वहीं मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। 6 अक्टूबर तक बढ़ाया गया इंटरनेट पर प्रतिबंध। मणिपुर सरकार ने फैसला किया है। 2 छात्रों की हत्या पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रतिबंध लगाया गया और ना जाने किसको मणिपुर की नजर लग गई है, ना जाने किसकी नजर लगी मणिपुर को। जो वहां एक बार चिंगारी जो पैदा हुई वो बुझने का नाम नहीं ले रही। ना जाने कितने महीने हो गए हैं वहां इसी तरीके से लोगों की सांसें अटकी हुई है कि क्या वाकई में जिंदगी सामान्य हो पाएगी। 23 सितंबर को इंटरनेट से प्रतिबंध को हटा दिया गया था, लेकिन जरा सोचिए, महज 10 दिनों के अंदर एक बार फिर से इंटरनेट पर प्रतिबंध मणिपुर के अंदर लगाना पड़ गया। आखिर वही हुआ जो नियति को मंजूर था। लंबे समय से रमन सिंह की टिकट को लेकर संशय था और रमन सिंह की टिकट को लेकर नहीं बन पा रही आम सहमति, लेकिन अब सूत्रों के अनुसार रमन सिंह उतरेंगे मैदान में। बीजेपी आलाकमान ने रमन सिंह को टिकट देने का फैसला किया है। राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह को टिकट दे सकती है बीजेपी। सीईसी में रमन सिंह को चुनाव लड़ाने पर हरी झंडी मिलने के संकेत मिले हैं और उसके पीछे की एक वजह यह भी हो सकती है कि अगर आप अपने कद्दावर नेता को ही टिकट नहीं देते तो उससे माहौल कार्यकर्ताओं में, जनता के बीच में यह जाता है कि शायद ये पार्टी वहां लड़खड़ा रही है और इसलिए कद्दावर नेता जिन्होंने एक वक्त में पार्टी का झंडा बुलंद किया हो, उनको शायद उतारा जाए। इसी रणनीति के तहत रमन सिंह को टिकट दिया जा सकता है। विवेक जौहरी मॉरिशस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिए गए हैं। मॉरिशस में एनएसए पद पर नियुक्त होते हैं भारतीय मूल के अधिकारी। दशकों से जारी परंपरा के तहत विवेक जौहरी की नियुक्ति की गई है। मॉरिशस में इलांगो की जगह पदभार संभालेंगे विवेक जौहरी।
आपको बता दें 2005 से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है मॉरिशस। 1984 बैच मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस हैं विवेक जौहरी, जिनको मॉरिशस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जाएगा मध्य प्रदेश फॉर्मूला। मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी टिकट वितरण होगा। छत्तीसगढ़ में सांसदों को विधानसभा मैदान में उतारेगी बीजेपी। रेणुका सिंह हो सकती है, गोमती साहे, विजय बघेल और अरुण साव को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 69 में से 50 सीटों पर प्रत्याशी लगभग फाइनल कर दिए गए हैं। बाकी 19 सीटों पर फंसा प्रत्याशियों के चयन को लेकर पेच। उधर राजस्थान में भी पैनल के अंदर नाम आने के बाद विचार हो रहा है। 39 सीटों में से कुछ सीटों के नामों पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। और अगर छत्तीसगढ़ में एमपी फॉर्मूले को अपनाया जाता है तो मानकर चलिए राजस्थान में भी ये फॉर्मूला अपनाया जा सकता है और कुछ राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद को विधानसभा के चुनाव में उतारा जा सकता है। तेलंगाना के निजामाबाद में पीएम मोदी की रैली। उन्होंने कहा कि मैं निजामाबाद के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। तेलंगाना की बहनों ने इतिहास बनाया है। घमंडिया गठबंधन महिला आरक्षण पर खेल खेलते थे। योजनाओं से तेलंगाना को गति मिलेगी। हमने जिस तरीके से काम करने की सोची है उससे आपको मजबूती मिलेगी। तेलंगाना ने देश के विकास में योगदान दिया है। बहनों ने इस भाई को मजबूत बनाया है। तेलंगाना के लिए बीजेपी का मजबूत संकल्प है। तेलंगाना भारत की प्रगति का आधार है। केसीआर ने कहा था कि हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने केसीआर को एनडीए में एंट्री से मना कर दिया। हैदराबाद निगम चुनाव में बीजेपी ने सीटें जीती। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ। फिलहाल ब्रिटेन में है नवाज शरीफ। पाकिस्तान लौटने के बाद समाप्त होगा उनका आत्मनिर्वासन। ब्रिटेन में 4 साल का आत्मनिर्वासन समाप्त हो जाएगा नवाज शरीफ का। पाकिस्तान में जनवरी 2024 में संभावित आम चुनाव है और उसके हिसाब से यह खबर अपने आप में पाकिस्तान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण कि नवाज शरीफ क्या एक बार फिर से सियासी मैदान में हो। और अब बात करते हैं खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने आग्रह किया है भारत से जांच में कनाडा का सहयोग करने की अपील की गई है और कहा गया है कि मामले को लेकर कनाडाई सहयोगियों के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए हैं। हमने कई मौकों पर भारत सरकार से बातचीत की है। नेपाल सीमा पर सड़क बनाएगा चीन। हाल में चीन की यात्रा से लौटे हैं पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड। वहां से लौटकर संसद को अपनी यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि चीनी नेताओं के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक। सीमा क्षेत्र में सौर ऊर्जा सड़कों के निर्माण पर बात हुई। नेपाल में चीन एडवांस प्रयोगशालाओं का निर्माण करेगा और ड्रैगन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसने यही पैतरा पहले पाकिस्तान में अपनाया और यही पैतरा अब वो नेपाल के अंदर अपना रहा है, क्योंकि नेपाल के भारत के साथ सांस्कृतिक सामाजिक संबंध नहीं है और इसी को तोड़ने की नापाक साजिश इस बार चीन कर रहा है। त्योहारी सीजन में होम लोन सस्ता कर सकते हैं बैंक। आरबीआई इस हफ्ते मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा और पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भी दरों में कोई इजाफा नहीं करेगा। आरबीआई दरें नहीं बढ़ाता है तो बैंक भी कर्ज की दरों में वृद्धि नहीं करेंगे। इससे सभी तरह के कर्ज वर्तमान ब्याज दरों पर बने रहेंगे, जिससे ग्राहक कंज्यूमर प्रोडक्ट से लेकर मकानों की खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई जाएगी। और दिवाली के दौरान सबसे ज्यादा मकानों को खरीदा जाता है। उस हिसाब से नया मकान लेने वाले लोगों के लिए आप इसको राहत भरी खबर कह सकते हैं कि फिलहाल होम लोन की दरों में कोई बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही।
बिहार में पेपर लीक के कारण कांस्टेबल भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अक्टूबर में 3 चरणों में होने वाली थी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। रविवार 1 अक्टूबर को था परीक्षा का पहला चरण। कई परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के पास पहले ही पेपर पहुंच चुका था, यानी कि पेपर लीक हो चुका था। पेपर लीक होने से 1, 5 और 15 अक्टूबर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आप अंदाजा लगाइए, 21,391 कांस्टेबल्स की भर्ती होनी थी। 37 जिलों में 529 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन पेपर लीक हो गया और परीक्षा को स्थगित करना पड़ गया। भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में, एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। क्वार्टर फाइनल में नेपाल को 23 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 202 रन बनाए थे। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 49 गेंदों में 100 रन बनाए। रिंकू सिंह ने 15 गेंदों में 37 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। जवाब में नेपाल 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 179 रन ही बना सके। सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भारत की भिड़ंत हो सकती है। और अब मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आपको देते हैं। आज राजस्थान से पूरी तरह से विदा हो चुका है मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की प्रदेश से विदाई हो चुकी है, लेकिन राहत की बात यह कि इस बार मानसून जिस अंदाज में आया उसने राजस्थान को जमकर भिगोया। मानसून जमकर प्रदेश पर मेहरबान रहा और हम दुआ करते हैं कि अगली बरस भी जब मानसून आए तो इसी अंदाज में, इसी तरीके से झूमता हुआ आए और राजस्थान के सूखे कंठ को एक बार फिर से तरबतर कर जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।